हेलो दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान जियोग्राफी में चैप्टर नंबर 7 की, जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान की जिले। ठीक। तो पानी की प्रकृति के आधार पर राजस्थान की जिलों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा जाता है। पहला क्या है? खारे पानी की झीलें। इन झीलों के खारे होने का कारण क्या है? क्योंकि ये झीलें क्या है? टेथी सागर का अवशेष मानी जाती है। दूसरा क्या है? मीठे पानी की झीलें। इसका कारण क्या है मीठे होने का? वर्षा और ताजे पानी से निर्मित झीलें हैं ये। अब खारे पानी की झीलों की बात की जाए तो कौन सी झील कौन से जिले में है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है तो 4 जिलों के नाम दिए होंगे और इधर दिया होगा 4 जिले और इनको मैच करना होगा आपको। तो ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो पहली झील है जो कि है सांबर, जो कि जयपुर में है। आगे इनको डिटेल से भी पढ़ेंगे अपन। पंचपदरा झील जो बाड़मेर में है। डीडवाना नागौर में है। डीडवाना, डेगाना, नावा और कुचामन, ये चारों जिले नागौर के अंदर है। उसके बाद आती है रेवासा और काछोर, ये सीकर में है। ये जो मैंने टिक लगा रखा है यहाँ पे, ये जिले आपको ज़रूर याद रखनी है, ये आपसे पूछी जा सकती है, ये ज़्यादा पूछने के चांस है। ताल छापर चूरू में, फलोदी जोधपुर में, लूणकरसर बीकानेर में, काबोद ये जैसलमेर में। अब आगे बात करें सांबर झील की। पहली तो सांबर झील का है जयपुर में है। इस झील का निर्माता किसे माना जाता है? वासुदेव चौहान। ये जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। इस झील की विशेषता देखें तो यह राजस्थान की सबसे बड़ी और देश की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पहली खारे पानी की झील सबसे बड़ी भारत की चिल्का है जो उड़ीसा में है, और दूसरी पुलिकट झील है जो अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर पे है, दोनों राज्यों में आती है। नमक उत्पादन की दृष्टि से सांबर देश की सबसे बड़ी झील है। सांबर झील में नमक उत्पादन कौन करता है? नमक का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? ये देश का 8% और राजस्थान का 80% या उससे ज़्यादा नमक का उत्पादन किया जाता है। ये किसके द्वारा किया जाता है? सांबर साल्ट लिमिटेड के द्वारा, जिसमें राजस्थान सरकार का 40% हिस्सा है और केंद्र सरकार का 60%। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड भी इसको कहते हैं। सांबर साल्ट लिमिटेड राजस्थान की ओर से काम करती है और केंद्र सरकार की ओर से हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के अधीन इसका उत्पादन होता है। अगली इसकी विशेषता देखें तो सांबर झील रामसर साइट या वेटलैंड में शामिल एकमात्र झील है राजस्थान की। 1990 में इसको शामिल किया गया था। ये पुराने हो चुके हैं, मैं आपको नया पढ़ाऊंगा तब आपको बता दूंगा कि रामसर साइट, ये जब आपको बायोडाइवर्सिटी पढ़ाई जाएगी राजस्थान की तब उसको में बताया जाएगा कि रामसर साइट किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये सब आएगा। अब क्यार किसे बोला जाता है? सांबर झील से नमक को प्राप्त नमक को क्यार कहा जाता है और जो तकनीक यूज की जाती है उसे क्यारी कहा जाता है। दूसरी जो झील है खारे पानी की झील, वो है पंचपदरा, जो कहाँ पे स्थित है? बाड़मेर में स्थित है और राजस्थान में सर्वाधिक खारा
या सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का नमक पंचपदरा से उत्पादित किया जाता है। इस नमक में NaCl की जो मात्रा है वो 98% होती है। अब बात करें खारवाल क्या है? पंचपदरा से नमक उत्पादित करने वाली जाति। अब देखिए मोरली जाड़ी, इनकी टहनियों या पत्तों का उपयोग पंचपदरा में नमक उत्पादन में किया जाता है। अब देखिए तीसरी खारे पानी की झील जो कि है डीडवाना, नागौर में स्थित है। ये सबसे घटिया किस्म का नमक यहाँ से उत्पादित होता है। इसमें 90% Na2SO4 पाया जाता है। इस Na2SO4 का क्या यूज है? चमड़ा साफ करने में, कागज को गलाने में और ग्लास इंडस्ट्री में इस Na2SO4 का यूज किया जाता है, इसलिए इसको निकाला जाता है। यहाँ पे क्या है, राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स का रासायनिक कारखाना डीडवाना में इसी झील के किनारे स्थित है। जो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये Na2SO4, इसी के उत्पादन के लिए ये झील यूज की जाती है। इससे नमक निर्माण बहुत कम होता है क्योंकि इसमें NaCl की मात्रा बहुत कम है, तो जो नमक बनेगा भी वो भी बहुत घटिया क्वालिटी का होगा। तो Na2SO4 कहाँ पे यूज होता है? चमड़ा गलाने में, चमड़े उद्योग में, कागज़ को गलाने में और ग्लास इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, इसलिए यहाँ पे राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स का रासायनिक कारखाना यहाँ पे स्थित है। अब खारे पानी की जितनी इंपॉर्टेंट झीलें थी वो हो चुकी हैं, तो अब अपन बात करेंगे मीठे पानी की झीलों की। मीठे पानी की झील में सबसे इंपॉर्टेंट झील है जैसमंद झील, इसे डेबर झील भी बोला जाता है, जो कि उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माता किसे माना जाता है? महाराणा जय सिंह को। और निर्माण काल 1681 से 91 AD में इसका निर्माण काल। ये भी आपको 2 से 3 जिले जिनका आपका निर्माण काल याद रखना है, बाकी का आप छोड़ सकते हो। नदी कौन सी है? गोमती नदी पे ये मीठे पानी की झील बनी हुई है। ये आपको मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। देखिए ये डेबर नाल है। नाल क्या होती है? पहाड़ी के जो 2 बड़ी पहाड़ियों के बीच में नीचे का स्थान है, उसे नाल कहते हैं। यहाँ से गोमती नदी निकलती है और ये क्या है? डेबर झील। इस झील पे 7 टापू हैं, जिसमें सबसे बड़ा टापू है जो, उसे बाबा का बाखड़ा बोला जाता है, और सबसे छोटे टापू को प्यारी। यहाँ पे निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। इस झील से 2 नहरें निकाली गई हैं सिंचाई के लिए, श्यामपुरा नहर और बाट नहर। कृत्रिम मीठे पानी की झीलों में यह राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, क्योंकि इसका निर्माण मनुष्यों द्वारा किया गया, इसलिए इसको कृत्रिम झील का दर्जा प्राप्त है। तो आगे अपन बात करें कि इस झील में 7 टापू हैं, जो मैं आपको बता दिया पहले ही। सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा का बाखड़ा। और सबसे छोटा टापू प्यारी। टापुओं पर रहने वाली जनजाति कौन सी है? भील। जैसमंद झील से सिंचाई के लिए श्यामपुरा और बाट नहर निकाली जाती है। जैसमंद झील को जलचरों की बस्ती कहा जाता है। ये आप याद रखोगे, जैसे जैसमंद झील और जैसे ही जलचर। तो जैसे दोनों शब्दों की शुरुआत जैसे हो रही है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। अब दूसरी मीठे पानी की झील आती है पिछोला झील। ये भी उदयपुर में है। तो इसका निर्माता किसे माना जाता है? एक बंजारे द्वारा इसका निर्माण किया गया था, राणा लाखा के समय।
इसका निर्माण काल भी आपको याद रखना है 1388 AD, 1388। कौन सी नदी पे ये झील निर्मित की गई थी? सीसारामा और बूजड़ा नदी पे। ये नदी का नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको प्री में ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी पे पिछोला झील का निर्माण हुआ है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा ये बात। देखिए ये पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों से सीसारामा और बूजड़ा नदी निकलती है, जहाँ पे पिछोला झील का निर्माण हुआ। पिछोला झील पे जगनिवास और जग मंदिर दो महल है, और पिछोला झील के इस कॉर्नर पे नटनी का चबूतरा बना हुआ है। पिछोला झील और फतेह सागर झील दोनों को स्वरूप सागर के द्वारा जोड़ा गया है, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी इसमें आ जाए। ये इतना हो गया। अब अपन पिछोला झील की विशेषताएं देखते हैं, उसके बाद फतेह सागर या स्वरूप सागर देखेंगे। तो पिछोला झील की विशेषता क्या है? इस झील में नटनी का चबूतरा ये रहा। इसका निर्माण किसने किया था? राणा लाखा ने। यहाँ पे जग मंदिर बना हुआ है, ताजमहल के जैसा है। ये ताजमहल से प्रेरणा लेकर उसकी हूबहू नकल करने की कोशिश की गई थी। इसका निर्माता कौन था? जगत सिंह प्रथम। और उसके बाद जगनिवास महल बना हुआ है, जिसका निर्माता कौन था? जगत सिंह द्वितीय। शाहजहां के विद्रोह के समय पिछोला के जगमंदिर महलों में शरण ली थी। ये चीज भी आपको याद रखनी। अगली झील कौन सी है? फतेह सागर झील। ये भी उदयपुर में है। इसका और नाम भी है ड्यूक ऑफ कैनोट डैम। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? ड्यूक ऑफ कैनोट। महाराणा जय सिंह ने इसका निर्माण कराया 1688 AD में। उसके बाद इसका पुनर्निर्माण किया गया फतेह सिंह द्वारा 1888 में, इसलिए इसको फतेह सागर झील भी नाम दिया गया। ये झील भी कौन सी नदी पे है? सीसारामा और बूजरा नदी पे। पिछोला झील का अतिरिक्त पानी स्वरूप सागर द्वारा फतेह सागर झील में डाला जाता है। इसकी विशेषता देखें तो क्या है? इस झील के किनारे वर्चुअल फिश एक्वेरियम, सौर वेधशाला, टेलीस्कोप और नेहरू उद्यान है। जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिखाया चुका है कि ये यहाँ पे क्या है? वर्चुअल फिश एक्वेरियम है, नेहरू उद्यान है, सौर वेधशाला है और टेलीस्कोप है। किस झील के किनारे या किस झील पे कौन सा महल या उद्यान बना हुआ है, ये आपको याद रखना होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखने होगा। फतेह सागर झील को ड्यूक ऑफ कैनोट भी बोला जाता है और दिवाली तालाब भी कहा जाता है इसे। तो ये नाम आप याद रखिएगा। आपसे ये प्री मेंस में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। और प्री के अंदर इधर झील के नाम दे देंगे और इधर दिया होगा जग मंदिर, वर्चुअल फिश एक्वेरियम, और आपको ऐसे अन्य नाम दिए होंगे और आपको मैच करने को बोलेगा। तो आपको ये नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो अपनी फतेह सागर झील कंप्लीट हुई। अगली झील आती है अपने उदय सागर। ये झील भी कहाँ पे? चौथे नंबर की झील है उदय सागर, मीठे पानी की झील है। ये झील भी कहाँ पे स्थित है? उदयपुर के अंदर। इसका निर्माणता किसे माना जाता है? उदय सिंह को। 1559 से 64 के बीच इसका निर्माण हुआ। आयड़ और बेड़च नदी की, आयड़ नदी इस झील में गिरने के बाद बेड़च कहलाती है। ये झील मैं आपको नदियां पढ़ाई थी तब पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में।
आगे की झील देखें, रंग सागर झील, ये भी उदयपुर में है। यह पिछोला व स्वरूप सागर के अतिरिक्त पानी पर बनी हुई है। अगली झील है बड़ी या जाना सागर झील। जाना सागर राज सिंह की माता का नाम था, इसलिए इस झील को जाना सागर झील नाम दिया गया। ये भी उदयपुर में है। तो 6 झीलें अब तक हुई हैं, 6 की 6 उदयपुर में है। तो आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे के पूछ लेगा कि उदयपुर में पाई जाने वाली किन्हीं 4 झीलों के नाम लिखिए या 5 झीलों के नाम लिखिए। तो आपको ये नाम याद होने चाहिए डायरेक्ट। ठीक, अब बात आती है रासमंद झील की, जो रासमंद में है। इसका निर्माता किसे माना जाता है? महाराणा राज सिंह को। इसका निर्माण काल 1662 एडी। आज तक 2 से 3 बार किसी झील का निर्माण काल पूछा गया है किसी भी एग्जाम में, और 2 से 3 बार हर बार पूछा गया है वो किस झील का पूछा गया है? रासमंद झील का। तो ये दोबारा भी पूछा जा सकता है, आप इसका याद रखिएगा। और शुरू में मैंने 2-3 झीलें बताई, उनका निर्माण काल भी आप याद रख सकते हैं। इस झील की क्या विशेषता है? इस झील के किनारे क्या है? 25 काले पत्थरों पे, काले संगमरमर के पत्थर हैं, उन पे राज प्रशस्ति लिखी हुई है, जिसके लेखक कौन थे? रणछोड़ भट्ट तैलग। और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो इससे आपको 15 वर्ड का क्वेश्चन राज प्रशस्ति पे डायरेक्ट 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके उत्तरी भाग में क्या है? सीढ़ियाँ बनी हुई है झील में उतरने के लिए, और इन सीढ़ियों क्या बोला जाता है? 9 चौकी पाल। और इस झील के किनारे 2 मंदिर भी हैं। पहला मंदिर है घेवर माता का मंदिर, और दूसरा है द्वारिकाधीश मंदिर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आपसे सीधा भी पूछा जा सकता है, इधर मंदिरों के नाम दिए होंगे और इधर जिलों के नाम, और मैच करने को बोल देगा। तो कौन सा मंदिर कौन से जिले में पड़ता है, ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो रासमंद झील देश की प्रथम अकाल राहत झील मानी जाती है, क्योंकि अकाल के समय पीने के पानी की सुविधा करने के लिए इस झील का निर्माण होता। इस झील के निर्माण में सर्वाधिक लोगों 60,000 लोगों का योगदान रहा था। 9 चौकी पाल। रासमंद झील का उत्तरी भाग, जहाँ राज प्रशस्ति स्थित है और जहाँ पे वो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उसे 9 चौकी पाल बोला जाता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब देखते हैं अगली झील के बारे में। रासमंद झील की एक और विशेषता क्या है कि इस झील के किनारे सौर घड़ी है। सौर वेधशाला अलग है, टेलीस्कोप भी अलग है, और सौर घड़ी भी अलग चीज़ है। तो आपको याद रखना है कि कौन सी झील के किनारे कौन सी चीज़ बनी हुई है। तो आपको मैच करने का, अगर झील से कोई क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा, और किसी प्रकार का क्वेश्चन बनने की उम्मीद नहीं है। मैच करने का क्वेश्चन आएगा आपको। एक और झील है जिसका नाम है नंद समंद, जो कि रासमंद में ही स्थित है। अगली झील है नक्की झील, जो कि सिरोही में स्थित है, जो कि आबू पर्वत पे है। नक्की झील यह एक क्रेटर झील है। क्रेटर झील किसे बोला जाता है? जो कि पृथ्वी से आए उल्का पिंड, पृथ्वी पे जो उल्का पिंड गिरता है उसके कारण, धंसने के कारण जिस झील का निर्माण होता है उसे क्रेटर झील बोला जाता है। इसकी ऊंचाई 1200 मीटर है, जो कि सर्वाधिक है, और इसकी गहराई भी सर्वाधिक है, 35 मीटर के आसपास। यह एकमात्र झील है जो जमती है, जिसका पानी जम जाता है सर्दियों में।
सर्दियों में क्या है, गर्मियों में इसलिए लोग माउंट आबू जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ पे ठंड अच्छी खासी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो ऊंचाई पे स्थित है। यहाँ पे कुछ रॉक्स पाई जाती हैं, वो ये हैं, तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। टोड रॉक, नन रॉक, नंदी रॉक और हॉर्न रॉक। तो ये आपको रॉक्स के नाम दे दिए जाएंगे क्वेश्चन में, और पूछा जाएगा ये किस झील के किनारे हैं, तो ऐसे आपको याद रखना है। लोक कहावतों के अनुसार इसे देवताओं के नाखूनों से निर्मित माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण उल्कापिंड से हुआ है। अब बात करें इसकी विशेषताओं की, तो यह राजस्थान की सबसे ऊंची झील है और सबसे गहरी झील भी है। राजस्थान में शीत ऋतु में एकमात्र जमने वाली झील, सर्वाधिक ठंडी झील इसे बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई पे स्थित है ये, इसलिए यहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ेगी। ठंड ज़्यादा पड़ेगी तो इसका पानी जम जाएगा। इस झील के किनारे विशेष आकृति की चट्टानें पाई जाती हैं, जिन्हें टोड रॉक, नन रॉक, नंदी रॉक और हॉर्न रॉक बोला जाता है। ग्रास या जनजाति अस्थियों का विसर्जन इसी झील में करती है। ये उनकी कोई पुरानी मान्यता रही होगी, जिसके कारण ये ऐसा किया। नक्की झील राजस्थान की एकमात्र हिल स्टेशन वाली झील है। तो राजस्थान में भी हिल स्टेशन है, आपको हिमाचल प्रदेश जाने की ज़रूरत नहीं है, कुल्लू मनाली यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, उत्तराखंड जाने की ज़रूरत नहीं है, राजस्थान में हिल स्टेशन है। ठीक है, तो कभी घूमने जाएं तो नक्की झील जाइए। अगली झील आती है अन्ना सागर झील, जो कि अजमेर में है। इसका निर्माता किसे माना जाता है? अर्णोराज को। इसका निर्माण काल आप छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। कौन सी नदी पे है ये आपको याद रखना है ज़रूर। बाड़ी नदी पे है अन्ना सागर झील, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अगली झील है 11 नंबर फोय सागर झील, जो कि अजमेर में है। ये रही फोय सागर झील और ये अन्ना सागर झील। अन्ना सागर और फोय सागर दोनों आपस में कनेक्ट है, ताकि एक्स्ट्रा पानी यहाँ आ जाए। अन्ना सागर झील मैंने कौन सी नदी बताई? बाड़ी नदी बताया। अन्ना सागर झील के किनारे 12 दरी मतलब 12 एक जैसे महल बने हुए हैं। इसका निर्माण किसने किया? शाहजहां ने किया था। और यहाँ पे दौलत बाग, इस दौलत बाग को सुभाष उद्यान भी बोला जाता है। इसका निर्माण जहांगीर ने किया था, क्योंकि जहांगीर और शाह जीत थी। शाहजहां ने अगर कुछ बनाया है तो वहाँ जहांगीर भी कुछ न कुछ बनाएगा। तो फोय सागर झील अजमेर में है। इसका निर्माता किसे माना जाता है? इंजीनियर फोय को। ये आप छोड़ सकते हो। विशेष बात क्या है इसकी? राजसमंद झील के बाद राजस्थान की दूसरी अकाल राहत वाली झील है ये। इसका निर्माण भी अकाल राहत कार्यों में की कार्य अकाल राहत के लिए किया गया था। अगली झील है पुष्कर झील, जो कि अजमेर में है। पुष्कर को क्या बोला जाता है? राजस्थान की मंदिरों की नगरी किसे बोला जाता है? इसे पुष्कर को भी बोला जाता है। इसके किनारे क्या है? पुष्कर झील के किनारे कोकण तीर्थ, 52 घाट, अर्धचंद्राकार क्रेटर झील है ये एक प्रकार की। तीर्थराज भी बोला जाता है, तीर्थों का मामा भी बोला जाता है, और पांचवा तीर्थ भी इसे कहते हैं। ये पुष्कर झील की विशेषताएं हैं। तो पुष्कर झील क्या है? यह एक क्रेटर झील है। यह सर्वाधिक पवित्र झील मानी जाती है।
गांधी जी व बाल ठाकरे तथा अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का विसर्जन भी इसी झील में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां दो जगह चंबल, देश के अन्य हिस्सों में बहेगी, राजस्थान में दो जगह चंबल और पुष्कर झील। सबसे पवित्र झील मानी जाती है। तो गांधी जी आए थे इसलिए इसका नाम जनाना घाट था पहले, और उसमें बाद में नाम क्या दे दिया, गांधी घाट नाम ला दिया इसका। कार्तिक पूर्णिमा को इस झील के किनारे मेले का आयोजन किया जाता है। कनाडा के सहयोग से इस झील में सफाई कार्यक्रम चलाया गया था। ये आप याद रखो तो रख सकते हो, पर करंट का इशू है नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हो। अगली झील आती है कुलायत झील, जो कि बीकानेर में स्थित है। तो इसका निर्माणता किसे माना जाता है, कपिल मुनि को। इसका निर्माता माना जाता है। इसकी क्या विशेषताएं हैं, कार्तिक पूर्णिमा को इस झील के किनारे मेले का आयोजन होता है। पुष्कर झील की तरह इस झील में भी दीपोदान कार्तिक पूर्णिमा को दीपोदान कहाँ किया जाता है, दो जगह है, पुष्कर और कुलायत झील। ये आपसे पूछ सकते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा दीपोदान कौन सी झीलों में किया जाता है। ठीक, चारण जाति इस झील के दर्शन नहीं करती है। ये उनकी कोई पुरानी मान्यता रही होगी जिसके कारण ये ऐसा नहीं करते हैं। आगे है गजनेर झील, जो कि बीकानेर में है। इसे पानी का शुद्ध दर्पण बोला जाता है। 15 नंबर पे आती है कायलाना झील या सर प्रताप सागर, जो कि जोधपुर में स्थित है। इसका निर्माता किसे माना जाता है, सर प्रताप सिंह को। कायलाना झील आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ी हुई एकमात्र झील है। राजीव गांधी लिफ्ट के द्वारा इसमें पानी छोड़ा जाता है। ये इंदिरा गांधी नहर है। इससे एक लिफ्ट नहर निकाली गई, राजीव गांधी लिफ्ट नहर, जिससे क्या है, कायलाना झील या सर प्रताप सागर में पानी छोड़ा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। अब बात आती है सिल्लीसेठ झील, जो कि अलवर में है। इस झील पर विनय विलास महल स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब कुछ झीलें हैं जिनका डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं इनके। अनूप सागर और सुर सागर, ये दोनों झीलें बीकानेर में है। उसके बाद 3 झीलें के नाम देखेंगे अपन, बुध झील, अमर सागर झील और गडीसर झील। ये तीनों झीलें जैसलमेर के अंदर है। इनको पूरी डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके कई बुक्स में इनके नाम मिलते हैं, कई बुक्स में इनके नाम भी नहीं मिलते। तो आप इन्हें एक्स्ट्रा के तौर पे सिर्फ आप इनके नाम याद रखिए और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये याद रखिए। तो इतने से आपका काम चल जाएगा। अगली झील कौन सी है, मानसरोवर झील है, जो सवाई माधोपुर में है। अगली मानसरोवर झील या कांडला झील झालावाड़ में है। कनक सागर झील बूंदी में है। एक नाम और गैब सागर या एडवर्ड सागर, ये डूंगरपुर में है। धौलपुर में 2 झीलें हैं, कौन कौन सी, राम सागर या तालाबशाही। आप ये मत सोचिएगा कि हर झील में पानी है। अगर इतना पानी राजस्थान में होता तो
पर ये बन चुकी हैं, किसी में है किसी में नहीं है पानी। तो अगली झील कौन सी है? चांद बावड़ी। ये आबानेरी दौसा में स्थित है। रानी जी की बावड़ी नामक झील है जो कि बूंदी में है। बूंदी को क्या बोला जाता है? स्टेप वेल्स सिटी। अगली झील है पन्ना शाह तालाब जो कि खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है, जो कि विवेकानंद से संबंधित है। अगली झील है बुड्ढा जोड़, श्रीगंगानगर में स्थित है। यहाँ पे सिखों का गुरुद्वारा भी बना हुआ है। राजस्थान में जोड़े वाले बाबा किसे बोला जाता है? राजेंद्र सिंह अलवर को। अगली बात करें तो अपन बालसमंद झील, जो कहाँ पे है? जोधपुर में है। अब आपसे झीलों से बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये ट्रेंड था कि किसी टॉपिक से ये आ सकता था, पर अभी इसके चांसेस कम है, क्योंकि 2018 का अगर पेपर देखा जाए तो इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा। मेरा मानना ये है, आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन प्लस एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा मेंस के अंदर, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो। देखिए 10 नंबर के 2 क्वेश्चन आने के चांस होते हैं हर सब्जेक्ट में। एक क्वेश्चन थोड़ा इजी होगा और एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा होगा, जैसे कि यूपीएससी में आते हैं क्वेश्चन, जिसमें आपको कुछ फैक्ट भी पता होने चाहिए प्लस आपकी एनालिटिकल पावर भी आपको आनी चाहिए। फैक्ट आपको, जैसे आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वो रट रहे हैं, तो उससे आप कुछ न कुछ उससे लिखेंगे 40%, प्लस 40% आप ये कहाँ से लिखेंगे? ये लिखेंगे आप इकोनॉमिक सर्वे वगैरह से कुछ निकाल के और इसमें ऐड करेंगे, तब जाके ये आंसर कंप्लीट होगा और इसमें आपको नंबर मिलेंगे 8 नंबर। ठीक, 10 नंबर के क्वेश्चन में 8 नंबर आने बहुत बड़ी बात है। तो झीलों का क्या महत्व हो सकता है? पहला तो पर्यटन के लिए, कृषि के लिए, इससे नहरें निकाली गई हैं तो कृषि के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे राज्य को आर्थिक आय होगी। पर्यटन से राज्य को आर्थिक आय होगी। मत्स्य पालन, नमक उत्पादन, जलीय जैव विविधता, पेयजल है, सिंचाई है, इन सभी का झीलों का महत्व है। इन सभी से क्या होगा? राज्य को आय होगी। कुछ बेसिक समस्याएं हैं लोगों के, जैसे पेयजल की समस्या हो गई, सिंचाई की समस्या हो गई। इन समस्याओं को दूर करने के लिए या मूलभूत सुविधा देने में, उस इलाके के लोगों को मूलभूत सुविधा देने में ये राज्य की मदद करेंगी। रोजगार के अवसर सृजन किए जा सकते हैं। अगर यहाँ पे अच्छा निर्माण हो, अच्छा पर्यटन व्यवस्था हो, तो उससे रोजगार के अवसर सृजन किए जा सकते हैं और राज्य को आय भी प्राप्त होगी। पर्यावरण की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ झीलें होंगी, पानी होगा, वहाँ पे जैव विविधता होगी, और जैव विविधता का संरक्षण करना भी बहुत ज़रूरी है पर्यावरण की दृष्टि से। ठीक, तो ये झीलें हो गई। आज के लेक्चर में अपन यहीं रखते हैं। अगला लेक्चर अपना रहेगा सिंचाई परियोजनाओं का, जिसमें अपन राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं देखेंगे। तो ऐसा आंसर आपको लिखना है जिसमें आशावादी दृष्टिकोण, ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन आपको देना है। आशावादी दृष्टिकोण दिखना चाहिए इसे। और इकोनॉमिक सर्वे से आप इसमें क्या डालेंगे कि झीलों में सफाई करने के लिए या उनको पर्यटन के लिए
और प्रोत्साहन देने के लिए ये सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऐसी चीज़ आप डाल के और तब जाके आपका एक अच्छा सा आंसर तैयार होगा और आपको नंबर मिलेंगे। तो ज़िले मैंने करवा दिए हैं। अब तक राजस्थान जियोग्राफी के लगभग मैं 13-14 लेक्चर करवा चुका हूँ। तो आपको कैसे लग रहे हैं वीडियो, ये भी आप कमेंट में बताइए। अगर पसंद आ रहे हैं तो अपने भाई बहनों मित्रों को शेयर कीजिए। आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर मैं आपको राजस्थान जियोग्राफी पूरी करवाने की कोशिश करूँगा। और मेरी कोशिश ये है कि आरबीएससी बोर्ड की जितनी भी किताबें हैं उनका कोई फैक्ट कोई डाटा छूटे ना, और सभी मैं आपसे करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको बार बार अलग अलग बुक में देखना झांकना ना पड़े और आपके रिवीजन करने के लिए आपके लिए आसानी हो। कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है वो भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आप उस नज़रिए के साथ उस चीज़ों को पढ़ेंगे तभी आपसे क्वेश्चन सही हो पाएंगे। अदरवाइज आप पढ़ते तो बहुत हैं पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं हो पाता है। तो आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।